हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी? एक बार पुनः आप सभी का मेरे चैनल्स में आपका वेलकम है। सोशल साइंस की बुक हिस्ट्री क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशंस के थर्ड वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो का चर्चा का सब्जेक्ट है, टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, France become a constitutional monarchy. It means France become a constitutional monarchy. दो बार ये वर्ड लिखा हूं क्योंकि दो पार्ट है इसलिए। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने सबसिस्टेंस क्राइसिस की बात किया, जीने के लिए लोगों का संघर्ष, मिडिल क्लास की इमरजेंस की बात किया, फिलोसफर रूसो की, मॉन्टेस्क्यू की, उनकी बुक की, सर जॉन लॉक की, किस प्रकार ये मिडिल क्लास, ये थिंकर्स जनता को शेक करते हैं और राजा के अधिकारों को, जो उसकी नैसर्गिक अधिकार है, प्रिविलेजेस है, उस पर रोक लगाने की बात करते हैं, आम पब्लिक को राइट देने की बात करते हैं, टैक्स को कम करने की बात करते हैं। इन सभी विषयों पर हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में देखा, लेकिन यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार रिवॉल्यूशन आउटब्रेक हुआ। लुईस 16 had to increase taxes to minimize the deficit. लुईस 16 टैक्स लगाना चाहता है, लुईस 16 फ्रांस का किंग, और अपने डेफिसिट को, अपने घाटे को कम करना चाहता है। आम पब्लिक जो टैक्स देती है, 90% की पॉपुलेशन, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो कैटेगरीज है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट टैक्स पे ग्रुप है, अब फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंजॉय करता, प्रिविलेजेस है, किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करता। सरकार अपनी जरूरत की चीजों के खर्चे के लिए उसको पैसे की जरूरत है, खजाना खाली हो चुका है। अमेरिका इंग्लैंड के युद्ध में भी फ्रांस ने अमेरिका की बड़ी मदद की थी। इसके अतिरिक्त देश में अपने लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करने के लिए राजा पैसा अकूत खर्च कर रहा है, उस पर कोई उसका नियंत्रण नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है। अब उसको रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है। फ्रांस की जो पॉलिटिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, राजा टैक्स एक पॉलिटिकल बॉडी के द्वारा ही लगा सकता है। वो पॉलिटिकल बॉडी का नाम है स्टेट्स जनरल। स्टेट जनरल की परमिशन के द्वारा ही किंग्स टैक्स लगा सकता है। और इस स्टेट जनरल की लास्ट मीटिंग 1614 में हुई थी। उसके मतलब 1614 का मतलब बहुत पहले, लगभग 175 इयर्स के बाद इसकी बात आती है। पता नहीं कितने लोग 15, 14, 13, 12 शासन कर चुके। यहां पर देखिए कि स्टेट जनरल्स के जो मेंबर हैं, वो फर्स्ट स्टेट, जो आप जानते हैं क्लर्जी ग्रुप है, 300 मेंबर्स हैं। सेकेंड स्टेट नोबल क्लास, इसके भी 300 मेंबर्स हैं, बोथ स्टेट प्रिविलेजेस। एंड थर्ड स्टेट 600 मेंबर्स। वो भी कौन? ओनली एजुकेटेड एंड प्रॉस्परस लोग। इसमें एजुकेटेड, मिडिल क्लास के, बिजनेस क्लास के, प्रॉस्परस लोग हैं जो टैक्स पे ही हैं, जिनके पास इनकम के साधन हैं। इसमें पीजेंट्स, वुमेन्स को, छोटे लोगों को, जो छोटे तबके से बिलोंग करते हैं, मजदूरों को कोई जगह नहीं है। तब भी ये लोग अपना पंपलेट लिख करके पहुंचे थे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। और वोट करने के राइट्स बिल्कुल अलग अलग है। पूरे स्टेट जनरल में होल बॉडी का वोट नहीं, जैसे आज के डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट में है। हर मेंबर के एक वोट होते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय फर्स्ट स्टेट के वोट की वैल्यू 1,
सेकेंड स्टेट की वोट की वैल्यू 1, अब इन दोनों की वोट की वैल्यू 2 हो जाती थी, जबकि थर्ड स्टेट की वोट की वैल्यू 1 रहती थी। इसलिए ईच स्टेट वन वोट, वोटिंग रूल्स ये था। एक वोट से, स्टेट वाइज वोट से इनके वोट की वैल्यू, आप देखो 1 से 2 हो जा रहा है, इनकी वोट की वैल्यू 1 ही है। जबकि थर्ड स्टेट डिमांड करता था वोटिंग शुड बी कंडक्ट इक्वल वोटिंग राइट्स, पूरे इसको लो इक्वल वोटिंग राइट्स हो, चाहे फर्स्ट स्टेट के पर्सन्स हो चाहे सेकंड स्टेट के पर्सन्स हो, सबकी वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। यहां इनकी स्टेट की एक की वोट, इनकी एक की मिलाकर की वोट की वैल्यू 2 हो गई और इनकी वोट की वैल्यू 1 ही रह गई। तो वैल्यू इस तरह फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट की बढ़ गई। आई थिंक बच्चों आप इस बात को समझ गए होंगे कि फर्स्ट स्टेट की भी वोट की वैल्यू 1 है, सेकंड स्टेट की भी वोट की वैल्यू 1 है, लेकिन इन दोनों के मिलकर के वोट की वैल्यू 2 हो गई। और थर्ड स्टेट के पास कोई प्रिविलेजेस नहीं है, इसकी वोट की वैल्यू 1 ही रहती है। इसलिए टैक्स जब भी लगता है थर्ड स्टेट के पीपल्स पे ही लगता है, आम जनता ही टैक्स पे करती है। इसका जबरदस्त विरोध हुआ। लुईस स्टिंग के पास ये बात गई, जनता लेकर के गई कि वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, होल स्टेट की वैल्यू 1 होनी चाहिए, इस तरह कुछ पॉलिसी बनाई जाए। बट किंग रिजेक्टेड दिस एंड थर्ड स्टेट वॉकआउट। किंग रिजेक्टेड मतलब उनके डिमांड को, किसके डिमांड को, थर्ड स्टेट के डिमांड को कि वोटिंग शुड बी कंडक्ट इक्वल वोटिंग राइट्स। इस डिमांड को राजा ने, लुईस स्टिंग ने रिजेक्ट कर दिया, जिससे थर्ड स्टेट के पीपल्स वॉकआउट कर गए। जैसे आजकल के पार्लियामेंट में आप देखते हैं, वॉकआउट करके मतलब इसे छोड़ करके स्टेट जनरल को जनता सड़क पे आ गई और फ्रांस वर्साई के महल में ही, कह लीजिए वर्साई के बगल में ही, पेरिस में ही टेनिस कोर्ट में आ जाती है और टेनिस कोर्ट में एक शपथ लेती है, ओथ, कि जब तक एक नई पॉलिटिकल बॉडी नहीं बन जाती है, स्टेट जनरल और किंग दोनों का बाइकआउट। और वो पॉलिटिकल बॉडी है नेशनल असेंबली। इसको बच्चों समझते रहिएगा, स्टेट जनरल की जगह क्या डिमांड हुई, नेशनल असेंबली की। और फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस जो मोनार्की थी अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ बढ़ रहा, क्योंकि टेनिस कोर्ट में थर्ड स्टेट के पीपल्स ने एक नई पॉलिटिकल बॉडी बनाई जिसका नाम था नेशनल असेंबली। नेशनल फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, NA, अर्थात बच्चों N से नेशनल, A से असेंबली, राष्ट्रीय सभा। कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 विद द एम टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। नेशनल असेंबली के 2 इंपॉर्टेंट वर्क थे। पहला कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करना। लुईस स्टिंग्स अर्थात राजा के पावर्स को लिमिट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बनकर कंप्लीट हुआ। राजा इस नेशनल असेंबली को मान्यता नहीं देना चाहता है, थर्ड स्टेट को मान्यता नहीं देना चाहता है। मिडिल क्लास के लोग ये वर्क करने में, नेशनल असेंबली बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत आगे रहते, जो 1791 में कंप्लीट हुआ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में कंप्लीट हुआ। बच्चों डेट इसलिए बताते हैं बार बार कि आप बार बार पढ़िए, डेट ऐसे ही याद हो जाएगा। कौन सी घटना चक्र कब हुआ अपने आप याद हो जाएगा, बार बार पढ़ते रहने से, रटने से नहीं। डेट तो आपको इंटेलेक्चुअलिटी आपको बढ़ाती है, उसको जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, अपने आप याद होता चला जाएगा। अब आप देखो कि इस थर्ड स्टेट की आंखें कह लो, इनकी ताकत, कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के अत्याचार के अगेंस्ट
थर्ड स्टेट की आंखें बनती हैं, ताकत बनते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, ऐसी दो पर्सनालिटी का नाम यहाँ पर है। मिराबियो सेकेंड स्टेट से, कुलीन वर्ग से, फ्यूडल से, बहुत बड़ा सामंत है, अच्छा खासा पैसे वाला है, सेकेंड स्टेट से बिलोंग करता है, एरिस्टोक्रेट ग्रुप का है, लेकिन कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया, जनता की समस्याओं को समझा, थर्ड स्टेट की प्रॉब्लम को देखा और उनको सपोर्ट करते हुए उनके अधिकार को दिलाने के लिए राजा के अगेंस्ट, फर्स्ट स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट जनरल के अगेंस्ट इनका साथ देता है, टेनिस कोर्ट में आता है, शपथ ग्रहण में रहता है, नेशनल असेंबली को बनाने में, संविधान बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा है एबेसिये, ये फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता है, जो एक पादरी है, चर्च है, इसने लिखा एक पैम्फलेट, खूब बांटा लोगों में, फ्रांस की जनता में, पेरिस में, सड़कों पर घूम घूम करके, क्या व्हाट इज थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है? किसान है, आम पब्लिक है, जो मेहनत करता है, धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा करता है, तब फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट की पेट की भूख मिटती है। अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग जो भी वीआईपी भोजन करते हैं, जो बिल्डिंग्स बने हैं, ये थर्ड स्टेट की देन है, उनकी मेहनत की, पसीने की बदौलत ये सब चीजें बने हैं। तो ये ऐसे मिराबियो, एबेसिये जैसी लोग थर्ड स्टेट का साथ देते हैं, इसीलिए क्रांति सक्सेस होती है बच्चों। मिडिल क्लास के साथ साथ कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटियां थी जो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट से बिलोंग करती है, जिसमें नाम मैंने लिया मिराबियो, एबेसिये। ये थर्ड स्टेट का साथ देते हैं, इनकी ईमानदारी के साथ इनके अधिकार को जायज ठहराते हैं और राजा के खिलाफ, स्टेट जनरल के खिलाफ आंदोलन करते हैं। आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लिया, यही आंदोलन आगे बढ़ करके 5 मई 1789 से लेकर के बढ़ता गया और 17 मई तक आते आते अटैक कर दिया। कहां पे? बास्टिल पर, पेरिस की नगर वर्साय में बास्टिल, जहां पर आर्म्स रखे हैं, जहां पर मिलिट्री के पावर्स हैं, राजा के पावर्स हैं, उस पर हमला करके उसको लूट लेना चाहती है और तहस नहस कर दिया, बिल्डिंग को तोड़ फोड़ दिया। जो आपकी बुक की स्टार्टिंग है, अब आपको समझ में आया आखिर क्या कारण था कि बास्टिल पर थर्ड स्टेट की पीपल्स ने हमला किया। यहां तक क्लियर हो गई। अब लुईस सिक्सटीन को यह बात समझते देर नहीं लगती है। अगर हम वक्त की नजाकत को समझ करके अपने पॉलिसी को थोड़ा मिनिमाइज नहीं करते हैं, पब्लिक पीपल्स के राइट को नहीं देते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब वर्साय के महल में घुस करके हमें सड़क पर फेंक देंगे। इतना ज्यादा रिवोल्ट हो गया, क्योंकि गरीब, किसान, मजदूर सब सड़कों पर है। महिलाएं, मजदूर रेस्टोरेंट्स में घुस करके, होटलों में, बड़े बड़े बिल्डिंग में रोटियां छीन के ब्रेड खा रहे हैं, जो कि ब्रेड की कीमत बहुत हाई कर रही है, जबकि उसके हिसाब से मजदूरों की मजदूरी नहीं है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया। इन सारी परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए राजा अपनी थर्ड स्टेट के पीपल्स की बात को मानता है। जो थर्ड स्टेट के पीपल टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली बनाए थे, और उस नेशनल असेंबली में क्या था? लिमिट द पावर ऑफ किंग, राजा के पावर को लिमिट में रखना, और एक ऐसा संविधान बने, या वो संविधान बन के तैयार हुआ। उस संविधान में क्लियर था कि राजा के पास सारे पावर्स नहीं होने चाहिए। अब देखिए, फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब आपको समझ में आया कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की थियरी किस फिलोसोफर ने दिया था। आशा है अभी तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ही लोड किया था, आप भूले नहीं होंगे। और वो सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर,
लेजिस्लेचर मतलब विधायिका जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी जो जज करती है। अब यहां पर देखिए नेशनल असेंबली की बात मान ली गई, नेशनल असेंबली बनी, स्टेट जनरल खत्म, स्टेट जनरल का स्थान नेशनल असेंबली ने ले लिया। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राजा के पावर भी लिमिट्स कर दिए गए। कैसे लिमिट्स किए गए इसको देखते हैं। यहां पर देखो बच्चों, वोटिंग पावर्स एक्टिव सिटीजन्स को दिया गया। ये एक्टिव सिटीजन्स कौन है, पैसिव सिटीजन्स कौन है, पहले हम इसको फोकस करेंगे, देन हम बात करेंगे यहां पर राजा की लिमिट द पावर की। एक्टिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स है जो एक्टिव है, सक्रिय है। मैन एबव 25 इयर्स, मैन का मतलब यहां पुरुषों को, महिलाओं को नहीं। हु पेड टैक्स इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज इंटाइटल्ड टू वोट, मतलब ऐसे मेल पर्सन जिनकी एज 25 एंड एबव हो और जो एक लेबर की 3 days की मजदूरी के बराबर, वेजेस के बराबर टैक्स पे कर सकते हो, उन्हें वोट करने का राइट मिला। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोच रहे हो टैक्स पे करने वालों को क्यों वोट करने का राइट मिला, आप पब्लिक को क्यों नहीं मिला। आप फर्स्ट वीडियो देखिए कि 3rd स्टेट में तमाम बड़े बड़े बिजनेस क्लास के लोग हैं, फिलोसफर्स हैं, बैंकर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर है, लेकिन किसी को वोट करने का राइट्स नहीं मिला। कुछ तो मिला, जहां समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जहां कुछ नहीं था उससे तो बहुत अच्छा। यही शुरुआत थी, इसी से अधिकार जनता की बढ़ती गई और आगे चलकर के वीडियो में आप देखिएगा कि सभी को वोट करने का राइट मिलता। सभी से मतलब केवल मेल को, फीमेल को नहीं मिला। उसको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। अब देखिए पैसिव सिटीजन्स कौन है, निष्क्रिय, अर्थात वो सिटीजन्स जो फीमेल है, वुमेन्स, और ऐसे मेल जो टैक्स पे नहीं कर सकते, मतलब छोटे किसान हो या मजदूर हो जो काफी गरीब है। रिमेनिंग मेन है वुमेन, मैंने यहाँ पर लिख दिया इस बार। रिमेनिंग कौन है, जो गरीब है, मजदूर है, छोटे किसान है, औरतों को चाहे किसी भी क्लास से उनको वोट करने का राइट्स नहीं मिला। अब आते हैं, देखिए कि नेशनल असेंबली के बनने के बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी कैसे वर्क करती है। एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग का राइट्स मिला। 2.3 करोड़ में 40 लाख पीपल्स ऐसे हैं जो एक्टिव सिटीजन्स है, मतलब जो टैक्स पेई हैं। ये इलेक्टोरल्स बनाते हैं, इलेक्टर्स 50,000, 50,000 ऐसे एक्टिव सिटीजन्स जो टैक्स पे करते हैं, वो उसके द्वारा इलेक्टर्स बनते हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं कि चुनाव होता है, जनता डायरेक्ट वोट करती है, अब फिर जनता जब चुन करके जाती है लोकसभा में, फिर वहां से जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है। जैसे आज की हमारी लोकसभा की सीटों की संख्या 545 है, जिसमें इलेक्टेड सीटों की संख्या 543 है। हम लोगों ने सिविक्स की क्लास में चर्चा किया है इसकी। तो 543, और उसमें से जो मेजॉरिटी की पार्टी होती है उसकी गवर्नमेंट बनती है। अब वो जो गवर्नमेंट बनती है इनडायरेक्ट मेथड्स हो गए। उसी प्रकार यहां पर देखिए जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, जो टैक्स पे करते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करते हैं, तो वो इलेक्टर्स बनते हैं। ऐसे सिटीजन 50,000 हैं। अब इसमें से जो नेशनल असेंबली बनी है वो इनसे भी जो ज्यादा टैक्स पेई हैं, इनसे भी ज्यादा इनकम वाले हैं, इनसे भी ज्यादा पावर वाले हैं, 3rd स्टेट के पीपुल्स हो, किसी स्टेट के हो, उनसे नेशनल असेंबली बनती है। तो नेशनल असेंबली के मेंबर्स की संख्या हो गई 745, जो इलेक्टर से भी ज्यादा ताकतवर है।
इट मीन ज्यादा टैक्स पे है, ज्यादा इनकम वाले। अब इससे इस नेशनल असेंबली का मतलब हाउस, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, ये जो गवर्नमेंट बनती है इसी 745 में मिनिस्टर बनते हैं और ये मिनिस्टर वर्क करती है। अब किंग जो है राजा, कहां का? फ्रांस का, लुइस 16 अभी राजा है, राजा के पद से नहीं हटा है, बट फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राजा संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष हो गया। अब नेशनल असेंबली के द्वारा इनडायरेक्ट मेथड से जो गवर्नमेंट बनी है उसके द्वारा देश चलेगा, उसके द्वारा सारे लॉ एंड ऑर्डर होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मैनेजमेंट होगा, फंक्शन होगा। अब राजा के पास सारे पावर्स नहीं है। अब जैसे हमारे यहाँ देख लीजिए, चाहे इंडिया में देखेंगे तो जो पावर है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से बनी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जिसका अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। और प्रेसिडेंट नॉमिनल होता, नाम मात्र का हेड होता, केवल वो सिग्नेचर करता, चिड़िया बैठाता है बस। लेकिन रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर एंड उसकी कैबिनेट। उसी प्रकार आप ब्रिटेन में देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वहां राजा हो या रानी, वो पद का संवैधानिक प्रमुख है। गवर्नमेंट चलाने का, डिसीजन लेने का पावर उसके पास नहीं है। उसी प्रकार यहां पर भी राजा को अब डिसीजन लेने का पावर्स नहीं होता है। डिसीजन कौन लेता है? नेशनल असेंबली, इसके द्वारा जो बनी गवर्नमेंट है। बात क्लियर हो गई? अब इसमें से कुछ मिनिस्टर्स बनते हैं जिनके कार्य बांट दिए जाते हैं। जैसे आज आप देखते हो तमाम मिनिस्टर्स होते हैं जो वर्क करते हैं, अलग अलग होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। उस समय भी मंत्रालय सबके बटे होते थे। लेकिन राजा के पास एक वीटो पावर होता था। अगर किसी बिल को राजा नहीं चाहता है लॉ बने तो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता था, लेकिन वो भी केवल नाम मात्र का, बहुत रेयर होता था, क्योंकि अभी तो राजा हटेगा नहीं भाई। एक भाई मोनार्की सिस्टम एक जमाने से चली आ रही है। 1789 की क्रांति के बाद 1791 में 2 वर्षों में परिवर्तन हुआ। इतना परिवर्तन हुआ कम है, राजा के पावर चले गए। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, राजा से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो नेशनल असेंबली बन रही है उसके द्वारा जो कैबिनेट मिनिस्टर बन रहा है वो शासन कर रहा है। अब राजा नाम मात्र का अध्यक्ष है। क्लियर है? अब जुडिशरी मतलब जजमेंट करने के लिए जज है, जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को वॉच करना, मॉनिटरिंग करना, क्या अकॉर्डिंग टू रूल्स के तहत काम हो रहे हैं। इन सारी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा किया। आशा है एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने देखा कि आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, किस प्रकार लुइस 16 ने टैक्स लगाया, टैक्स क्या रूल्स हैं, स्टेट जनरल की पॉलिसी को थर्ड स्टेट ने कैसे बहिष्कार किया, इट मींस बॉयकॉट किया। टेनिस कोर्ट में अपनी नेशनल असेंबली बनाती है, नेशनल असेंबली में मिराबियो, अबिसिए जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट के मेंबर्स थर्ड स्टेट का साथ देते हैं। फिर फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1791 में, उसके द्वारा फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनता है, राजा के पावर को लिमिट किया गया, और एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा हमारी नेशनल असेंबली बन गई। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रांस एबॉलिश मोनार्की, पूरी तरह से मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश करता है। अब फ्रांस बिकम रिपब्लिक, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से भी आगे एक और स्टेप पर आगे बढ़ता है फ्रांस। उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां तक देखने के लिए बच्चों आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि कोई भी डाउट से कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा, टॉपिक आपको कैसे लगे, टू द पॉइंट, कंटेंट, सिस्टमेटिक वे में हम आपको सब चीज को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एक एक चीज सिस्टमेटिक वे। आज की वीडियो में यहीं तक बच्चों, थैंक यू। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, और मिलते हैं एक अच्छे प्रसन्न मूड से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वंस अगेन।